वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 39th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नर। अब तक हमने अपने पिछले लेक्चर में गियर ट्रेन तक कंप्लीट किया हुआ है, अब हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर से क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, जेई लेवल पे या और किसी लेवल पे आप देखो क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत ज्यादा कुछ है और ये जनरली जो इसका फील्ड है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं वह इसका एप्लीकेशन पार्ट, जैसे हंटिंग, आइसोक्रोनिज्म, स्टेबल गवर्नर, अनस्टेबल गवर्नर, ये सारी चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, जहां से जो एक ब्रॉड एरिया है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम गवर्नर, उसके बाद हम देखते जाएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, गवर्नर होता क्या है और फंक्शन क्या है गवर्नर का। ठीक है, द फंक्शन ऑफ अ गवर्नर इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ an engine within the specified limits whenever there is a variation of load। ठीक, क्या होता है कि जब हमारी कोई मशीन काम कर रही होती है तो उस मशीन के आउटपुट पर आप क्या लगाते हो, कोई लोड ही तो लगाते हो। जैसे मान लीजिए गन्ना चलाने वाली मशीन है तो उसके आउटपुट पे जब गियर रोटेट करता है तो आप क्या करते हो, बाहर गन्ना लगाते हो, तभी तो उससे रस निकलता है। तो जो गन्ना आपने लगाया तो उस पर काम करने के लिए गियर को कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज लोड, मतलब आपने कुछ लोड लगाया। वैसे ही कई सारी मशीन्स होती हैं जिसके आउटपुट पर जब हम कोई लोड अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से उसके स्पीड में वेरिएशन आता है। जब भी आप आउटपुट को लगाते हो किसी भी मशीन के, किसी भी मैकेनिज्म के आउटपुट पर आपने कोई लोड लगाया तो वहां पे देयर इज अ वेरिएशन इन स्पीड, स्पीड में कुछ वेरिएशन होता है। ठीक है, और वेरिएशन जब बहुत ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना होता है, उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट में लाना जरूरी होता है कि कहीं स्पीड बहुत ज्यादा अमाउंट से तो वेरी नहीं कर रही है, अदरवाइज हमारे सिस्टम में क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस स्पीड को एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये फंक्शन करता कौन है, उस स्पीड को स्पेसिफाइड लिमिट में रखने का काम कौन करता है, वो करता है गवर्नर। तो क्या है, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या करता है, ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन, मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन, इसमें विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। कह रहा है एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखने की कोशिश करता है। वेन एवर देयर इज अ वेरिएशन इन लोड, कह रहा है जब भी आप लोड में चेंज करोगे, जब भी आप लोड में चेंज करोगे तो लोड में चेंज करने से स्पीड में बहुत ज्यादा बदलाव होगा, तो हमारे लिए जरूरी है कि उस स्पीड को एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखा जाए। तो वो काम कौन करता है, गवर्नर। अब आगे देखिए, व्हेन द लोड ऑन एन इंजन इंक्रीजेस, जब भी किसी इंजन पर, इंजन के आउटपुट पर, इंजन पर मतलब हुआ गया कि इंजन के आउटपुट पर लोड इंक्रीज करते हैं, इट्स स्पीड डिक्रीजेस। देखिए लिखा है, जब लोड क्या करता है, किसी आउटपुट पर, इंजन पर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, इट्स स्पीड डिक्रीजेस। उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज करता है, देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द फ्यूल सप्लाई। तो आप क्या करोगे, देखिए अगर लोड आपने बढ़ाया तो लोड बढ़ाने से स्पीड कम हुई और स्पीड कम हुआ तो इंजन की जो वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी, तो उसकी स्पीड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो फ्यूल सप्लाई है, जो इंजन को चला रहा है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जब ज्यादा फ्यूल बर्न होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वापस से इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा होता रहेगा कि जब किसी इंजन पर लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी और लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्पीड को घटाना है और बढ़ाना है, मतलब हमें एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखना है कि स्पीड इसके ऊपर ना जाए और स्पीड इसके नीचे ना जाए। तो ये काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और किसकी हेल्प से करेगा, बाय कंट्रोलिंग द फ्यूल सप्लाई। जो ये स्पीड को
एक स्पेसिफाइड लिमिट में बना के रख रहा है। कैसे कर रहा है? बाय कंट्रोलिंग द फ्यूल सप्लाई। ठीक है, कैसे कर रहा है? बाय द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। जो ये गवर्नर इंजन की स्पीड को एक स्पेसिफाइड लिमिट में बनाकर रख रहा है, तो ये कैसे बनाकर रख रहा है? बाय कंट्रोलिंग द फ्यूल सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल में रख के। क्लियर? ऑन द अदर हैंड व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेस, देखिए अब कह रहा है कि जब लोड डिक्रीज करेगा तो लोड डिक्रीज करेगा तो इंजन की स्पीड इंक्रीज होगी। देखिए अब इंजन की स्पीड बढ़ गई, ठीक है, तो अब इंजन की स्पीड बढ़ गई, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंजन की स्पीड को कम करना पड़ेगा। इंजन की स्पीड को वापस से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्यूल सप्लाई अब हम कम कर देंगे। तो देखिए दस लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो गवर्नर है वो किसी एक स्पेसिफाइड लिमिट के आसपास ही चलता रहे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे हम जो हमारा इंजन है, उस इंजन को मान लीजिए हम चलाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 350 आरपीएम पे, ठीक है, और इस 350 आरपीएम से अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, फॉर एग्जांपल कहने का है, मान लीजिए स्पीड 350 पे हमें रखनी है, बना के रखनी है, ठीक है, और इंजन पर जो लोड है वो कम हो गया। अब लोड कम हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगी। मान लीजिए स्पीड बढ़ गई और बढ़ के हो गई 600 आरपीएम, तो पहले कितने पे काम कर रहा था? 350 पे। अब लोड कम होने की वजह से स्पीड 600 पहुंच गई, तो हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि स्पीड एक स्पेसिफाइड लिमिट, मान लीजिए हम बना के रखना चाहते हैं ये है हमारी स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब हमें उसको चलाना कितने पे है? 350 आरपीएम पे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि स्पीड अगर बढ़े भी तो 400 से ज्यादा ना जाए और 300 से कम ना हो, मतलब इसी के बीच हमारी चलती रहे स्पीड। ठीक है, तो अगर हमारी स्पीड लोड कम होने की वजह से पहुंच गई 600, तो हम उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट में लाना चाहेंगे। तो अब स्पीड को हमें कम करना है। कम कैसे करेंगे? बाई लेस सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। अब हम वर्किंग फ्लूइड को थोड़ा सप्लाई करेंगे, कम सप्लाई करेंगे। बात क्लियर है? आगे देखिए, द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन with varying load conditions and keeps the mean speed within certain limits। देखिए यही कह रहा है कि गवर्नर का काम ही यही होता है कि जब हमारी स्पीड वेरी करती है लोड के कम या ज्यादा होने की वजह से, जो भी लोड इंजन पे लग रहा है उस लोड के कम या ज्यादा होने की वजह से जो हमारे इंजन की स्पीड है जब वो बदलती है, तो गवर्नर का काम ही यही है कि उसकी स्पीड को, उसकी मीन स्पीड को एक स्पेसिफाइड लिमिट में लाना बाय वेरिंग द फ्यूल सप्लाई। जो फ्यूल की सप्लाई है उसको बदलकर वो मीन स्पीड को एक स्पेसिफाइड लिमिट में लाके दे देगा। ठीक है, इन पेट्रोल इंजन क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड वाइल इन डीजल इंजन क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब पेट्रोल इंजन होगा तो क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड। क्वांटिटी, क्योंकि पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे कार्बोरेटर से एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, तो हमें कितनी क्वांटिटी में एयर फ्यूल मिक्सचर लाना है, नहीं लाना है, वो देखना है। और जब हम डीजल इंजन में बात करेंगे तो डीजल इंजन में हम क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे कि हमारा जो डीजल है वो किस क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें हम प्योरली किसको लाते हैं? प्योरली हम डीजल को लाते हैं, यहां पे मिक्सचर नहीं आता। डीजल इंजन में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं आता। डायरेक्टली हम टारगेट करते हैं किससे? डीजल को हम अपने पिस्टन के अंदर फेंकते हैं। जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं डीजल इंजन में, उसके बाद जब टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई हो जाता है उस वक्त हम डीजल को वहां पे फेंकते हैं, जिसकी वजह से बर्न होता है। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है? एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर से आता है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन में हमारे लिए क्वांटिटी मैटर करेगा, क्वांटिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जबकि डीजल इंजन में हमें किसको कंट्रोल करना है? क्वालिटी को। क्लियर है बात?
डीजल इंजन में हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी का डीजल है, जबकि पेट्रोल इंजन में कितनी क्वांटिटी में एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्यूल की सप्लाई को। आगे देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन इंजन। गवर्नर का काम क्या होता है? टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ इंजन, टू मेंटेन कांस्टेंट पिस्टन स्पीड ऑफ इंजन, टू कंट्रोल द इंजन स्पीड, टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ वेरिंग लोड कंडीशन। या ऑप्शन नंबर डी, कि जब भी लोड बदलता है तो लोड बदलने की वजह से इंजन पर जब लोड बदलेगा तो उसकी स्पीड बदलेगी, तो उसकी मीन स्पीड बदलेगी, तो गवर्नर का यही काम है कि उसकी जो मीन स्पीड बदल गई है उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट या प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर लाना, और ये काम कौन करता है? गवर्नर। द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू, क्या काम करता है बताइए, क्या काम करता है? रेगुलेट द स्पीड फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, रेगुलेट द स्पीड विद इन अ साइकिल, कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या करता है? जो स्पीड के फ्लक्चुएशंस होते हैं, कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या करता है? रेगुलेट द स्पीड फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, रेगुलेट द स्पीड विद इन अ साइकिल, की एक साइकिल के अंदर रेगुलेट करता है स्पीड को, या कंट्रोल करता है फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड। तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्पीड में फ्लक्चुएशंस आते हैं ये इनको कंट्रोल करता है, कि एक स्पेसिफाइड लिमिट में चीजें बनी रही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे देखते हैं, गवर्नर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। क्या करता है बताइए, क्या करता है? गवर्नर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू कंट्रोल। किसको कंट्रोल करता है भाई? ये कंट्रोल किसको करता है? ये स्पीड में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है ना, कि जो स्पीड हमारी बदल गई, मतलब डेल्टा एन को कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करता है? डेल्टा एन को कंट्रोल करता है। तो डिक्रीज द वेरिएशन ऑफ स्पीड नहीं, ये कंट्रोल करता है स्पीड में जो वेरिएशन हुआ है, क्या करेगा? तो कंट्रोल डेल्टा एन बाई एन। तो करेक्ट आंसर होगा डेल्टा एन को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब देखिए, टाइप ऑफ गवर्नर। टाइप ऑफ गवर्नर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये इसकी टाइप गिवन है। दूसरा होता है इनर्शिया, इनर्शिया, और उसके बाद पहला है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में भी दो टाइप हमने किए, पेंडुलम टाइप, लोडेड टाइप। लोडेड के अंदर डेड वेट लोडेड, और इसके अंदर दूसरा है स्प्रिंग लोडेड। डेड वेट लोडेड में पोल्टर और प्रोएल, उसके बाद स्प्रिंग लोडेड में पिकरिंग, हार्टनेल, हार्टंग और विल्सन हार्टंग गवर्नर। देखिए, इसमें हमको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है अपने लिए। एक तो वॉट गवर्नर पढ़ना है, ठीक है, पोर्टर पढ़ना है, प्रोएल पढ़ना है, और हार्टनेल गवर्नर। ठीक है, ये चार गवर्नर मेनली हमें देखने हैं अपने सिलेबस में। देखिए, है तो काफी सारी चीजें, लेकिन जो मेनली अपने सिलेबस में डिफाइंड हैं, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये मेनली चार हैं जो सिलेबस में अधिकतर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमें इन चार गवर्नर्स को अपने में देखना है। टाइप गिवन है आपको सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा है इनर्शिया। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जिसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उस मास पर। किस मास पर? अभी आपको आगे समझ में आएगा फिगर देख के, कि जो बॉल है उस बॉल को रोटेट कराने के लिए उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर आएंगे वॉट गवर्नर, लोडेड। अब लोडेड में भी डेड वेट आएगा और स्प्रिंग लोडेड आएगा। ठीक है, डेड वेट में पोल्टर और प्रोएल, उसके बाद इसमें ये चार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। देखिए, हम पहला पढ़ रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल में भी कौन सा? वॉट गवर्नर। ठीक है, पेंडुलम टाइप। जैसे पेंडुलम इस तरीके से रोटेट करता है, ऐसे ऐसे, तो वैसे ही हमारा जो स्लीव है वो एक बार ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेगा। देखिए इसको, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ध्यान से समझिए इसको। देखिए यहां पे क्या है कि ये मेरे पास एक स्लीव है, ठीक है, ये मेरे पास यहां पर एक स्लीव लगा हुआ है, ये
और इस स्लीव की खासियत क्या है, दिस स्लीव इज फ्री टू स्लाइड, ये स्लाइड करने के लिए फ्री है, ये ऊपर नीचे सरकने के लिए फ्री है। यहां पर ये जो स्लीव लगी है, ये स्लीव ऊपर नीचे मूव करने के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इसके टॉप वाले पॉइंट से हमने क्या लिया है, 2 आर्म लिए हैं, ठीक है। आर्म का मतलब यहां पे कोई रॉड है और एक आर्म हमने यहां बना दिया। एक आर्म यहां पर बना है और दूसरा आर्म यहां पर बना। अब ये जो आर्म बनाया हमने, इस आर्म के एंड पॉइंट्स पर हमने बॉल लगा रखी है, ठीक है। बॉल का मतलब यहां पे कुछ मास स्मॉल m लगा रखा है। ये क्या है, ये स्टॉपर्स लगा रखे हैं। ये जो स्लीव आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्लीव, तो ये स्लीव ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन ये स्लीव कहां तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है और कहां तक मैक्सिमम नीचे जा सकता है, वो हमने लगा रखा है स्टॉपर्स, ठीक है। हमने क्या लगा रखा है, स्टॉपर्स। स्टॉपर्स का मतलब जो उसको स्टॉप करेगा ऊपर जाने से और जो स्लीव को स्टॉप करेगा नीचे जाने से। मतलब ये हमारा जो स्लीव है, ये स्लीव इस स्टॉपर के नीचे नहीं जा सकता और ये हमारा स्लीव इस स्टॉपर के ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर। उसके बाद इस स्टॉपर के नीचे जो रॉड गई है, वहां से हमने इंजन जोड़ा हुआ है, यहां से मतलब जिसके आउटपुट पे कोई बेवल गियर लगा हुआ है और यहां से जोड़ दिया है उस बेवल गियर के थ्रू इंजन। अब देखिए यहां पर जो स्लीव है, इसी के थ्रू हमने पास किया हुआ है एक बेल क्रैंक लीवर। मैंने आपको बताया था बेल क्रैंक लीवर की खासियत क्या होती है कि ये पूरी की पूरी एक लिंक होती है। ये जो बेल क्रैंक लीवर है, यहां पे जो बेल क्रैंक लीवर बनाया है, कि हमने जो बेल क्रैंक लीवर बनाया है, इस बेल क्रैंक लीवर की खासियत क्या है कि ये पूरी की पूरी एक्ट करेगी एज अ सिंगल लिंक। ये पूरी की पूरी जो बेल क्रैंक लीवर है, एक्ट कर रही है एज अ सिंगल लिंक। ये पूरी की पूरी एक सिंगल लिंक की तरीके से काम करेगी। समझते जाइएगा बात को। देखिए ये फिगर अच्छे से आपने देख लिया। ये यहां पे ये जो रॉड जा रही है, ये स्पिंडल हो गई, ये स्पिंडल हो गई। इस पे ये हमने 2 स्टॉपर लगा रखे हैं। इस स्पिंडल पर हमने ये 2 स्टॉपर लगा रखे हैं, जिसके नीचे या ऊपर हमारा स्लीव नहीं जा सकता। अब बात को समझिएगा, इसकी जो वर्किंग है यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इसकी वर्किंग को यहां समझिए। देखिए वर्किंग को समझिएगा। देखिए यहां पे जब इंजन पे लोड इंक्रीज करेगा, इस इंजन पर जब लोड ऑन इंजन इंक्रीजेस, मतलब ये जो इंजन है मेरा, जब इस इंजन पर लोड इंक्रीज करेगा तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, अरे यार इस स्पिंडल के घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जब इस स्पिंडल की स्पीड कम हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीजेस। मतलब अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर ये बॉल्स लगी हुई हैं, ये मतलब इनका कुछ ना कुछ मास m है। मान लीजिए यहां पे इसका कुछ मास m है इस तरह, तो इसके जो रोटेट करने की स्पीड है, स्पिंडल की रोटेट करने की स्पीड है, ये कम हो जाएगी। जब इस इंजन पर लोड बढ़ेगा तो स्पिंडल की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्पिंडल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होने से इसका जो ओमेगा है कम हो जाएगा। जब लोड इंक्रीज करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डिक्रीज करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा तो इस बॉल्स, जब देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ये जो स्पिंडल रोटेट कर रहा है तो रोटेट कर रहा है तो बॉल्स भी तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होंगी,
बॉल्स भी तो रोटेट कर रही होंगी। देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट है कुछ। यहां पे ये मान लीजिए ये ब्लैक कलर का ये है हमारा स्पिंडल, ये मैंने 2 आर्म लगा रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 आर्म लगा रखे हैं, और ये जो 2 व्हाइट कलर के कैप है इसको आप बॉल्स इमेजिन करो। ये जो 2 बॉल्स हैं इसको आप इमेजिन करो। तो जब ये स्पिंडल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये स्पिंडल जो बीच वाला ब्लैक कलर का है, ये जब रोटेट करेगा तो ये भी तो ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे इसके चारों तरफ, ऐसे ऐसे चारों तरफ रोटेट करेंगे ना, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे होंगे। तो जब इसकी स्पीड कम हो गई तो इस बॉल्स पर लगने वाला क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो जाएगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा तो ये जो आर्म है ये इस स्पिंडल के पास आ जाएंगी, दूर नहीं जाएंगी। इमेजिन करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब इसकी स्पीड मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा होती तो ये बॉल्स इस तरीके से होती हैं, ऐसे ऐसे। अगर मान लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए स्पीड बहुत ज्यादा होती तो बॉल्स की पोजीशन यहां पर होती है, ऐसे दूर दूर, ठीक है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा होती तो बॉल्स फैलती चली जाती, एक दूसरे से दूर जाती, और जब बॉल्स की स्पीड कम है तो बॉल्स क्या होंगी, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये धीमे धीमे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने की वजह से स्पीड कम हुई, और स्पीड कम होने की वजह से जो बॉल्स हैं वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी। मतलब इसका मास अगर हम m मान लें, इसका मास m मान लें, तो ये बॉल्स पास पास आ जाएंगी। क्लियर है। और जब ये बॉल्स पास पास आएंगी तो आप खुद देखो इनसे जुड़ा हुआ, जब ये बॉल्स पास पास आएंगी तो ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये जिसको मैं यहां पे रेड कलर से बनाने वाला हूं, ये जब बॉल्स पास पास आएंगी तो ये आर्म एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, और जब ये आर्म एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये स्लीव का ये वाला पार्ट, ये भी तो नीचे जाने की कोशिश करेगा। और जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो आप देखो या स्लीव मूव्स डाउन, यही तो लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज एज स्लीव क्या होगा, मूव्स डाउन। मतलब ये वाला जो स्लीव है, स्लीव मेरा नीचे की तरफ मूव डाउन करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। दैट कॉजेस थ्रॉटल वॉल्व ओपन, ये क्या करेगा, थ्रॉटल वॉल्व को ओपन कर देगा। कहां है थ्रॉटल वॉल्व मेरा, देखिए अब इस बात को समझिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्लीव जब नीचे जाएगा तो बेल क्रैंक लीवर कैसे हो जाएगा, देखिए इमेजिन करिए, ये रॉड, ये स्लीव मेरा नीचे जा रहा है, ये स्लीव मेरा नीचे जा रहा है, तो ये बेल क्रैंक लीवर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे देख पा रहे हैं। अब जो स्लीव है, ये जो मेरा थ्रॉटल वॉल्व है, कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, इस वाली पोजीशन में। और अगर ये इस वाली पोजीशन में आ जाएगा तो यहां से जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा, फ्यूल सप्लाई ज्यादा होगा इंजन में। और फ्यूल क्योंकि ये रास्ता देखिए, पहले जब थ्रॉटल वॉल्व ऐसे था, ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझिए इसको। देखिए अभी जब थ्रॉटल वॉल्व मेरा इस वाली पोजीशन में होता, थ्रॉटल वॉल्व अगर मेरा इस वाली पोजीशन में होता तो मैं बोलता कि थ्रॉटल वॉल्व क्या है, फुल्ली क्लोज्ड है, क्योंकि जो फ्लूइड यहां से जाने वाला है, या अगर ये थ्रॉटल वॉल्व ऐसे है तो जो फ्लूइड जा रहा है उसको वो जाने ही नहीं देगा, रोक लेगा। और अगर थ्रॉटल वॉल्व ऐसे हो जाए तो जो फ्लूइड जा रहा है वो आराम से चला जाएगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। तो जब बेल स्लीव मेरा नीचे जाएगा तो बेल क्रैंक लीवर, आप इमेजिन करो ये नीचे जा रहा है तो बेल क्रैंक लीवर ऐसे हो जाएगा, ये लीवर ऐसे होगा, तो ये पोजीशन कुछ थ्रॉटल वॉल्व की कुछ इस तरीके से हो जाएगी। थ्रॉटल वॉल्व की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, कैसे, इस तरीके से। अब देखिए जो फ्लूइड यहां से सप्लाई हो रहा है वो फ्लूइड पूरा का पूरा यहां पे सप्लाई हो पाएगा, क्योंकि थ्रॉटल वॉल्व क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। मतलब जब स्लीव नीचे जाएगा दैट कॉजेस थ्रॉटल वॉल्व ओपन, थ्रॉटल वॉल्व ओपन हुआ, क्लियर।
तो जब ये थ्रॉटल वॉल्व ओपन हुआ, ये क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देगा, क्योंकि अब जितना फ्यूल जा रहा है वो फ्यूल सप्लाई ऊपर हो पाएगा, क्योंकि थ्रॉटल हमारा वर्टिकल हो गया, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। स्पीड विल इंक्रीज। और जब फ्यूल सप्लाई आप इंजन को ज्यादा दोगे, आप ज्यादा फ्यूल सप्लाई करोगे इंजन को, ऑटोमेटिक ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगी मतलब इंजन की स्पीड भी बढ़ेगी। तो गवर्नर यही तो करता है कि देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा, अगर आप यहां से यहां तक का प्रोसेस देखो, अगर आप यहां से यहां तक का पूरा प्रोसेस देखो, तो आपको समझ में आएगा कि जब लोड बढ़ा इंजन पे, मतलब इंजन पे जब आपने लोड को बढ़ाया, लोड को बढ़ाने से स्पीड क्या हुई, डिक्रीज हुई। स्पीड डिक्रीज हुई मतलब ये वाली जो ओमेगा थी, स्पीड डिक्रीज हुई। स्पीड डिक्रीज हुई तो इन बॉल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ। बॉल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ मतलब ये पास पास आएंगे, ये पास पास आएंगे तो स्लीव मेरा नीचे जाएगा, स्लीव नीचे जाएगा तो बेल क्रैंक लीवर ऊपर की तरफ जाएगा। बेल क्रैंक ऊपर गया तो ये क्या करेगा, थ्रॉटल वॉल्व को ओपन कर देगा। थ्रॉटल वॉल्व ऊपर जब ओपन हो जाएगा, थ्रॉटल वॉल्व ओपन होने का मतलब क्या, कि वो फ्यूल सप्लाई को होने देगा, और जब फ्यूल सप्लाई आप इंजन को ज्यादा दोगे तो अगेन क्या हो जाएगी, स्पीड विल इंक्रीज। तो देखिए लोड बढ़ाने की वजह से जो स्पीड डिक्रीज हो गई थी, फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की वजह से स्पीड बढ़ गई। और यही चीज मान लीजिए अगर इस पर लोड को हम कम कर देते, मान लीजिए इस पर अगर इसी चीज को मैं लोड को कम कर देता, तो लोड को कम करने से स्पीड क्या हो जाती, इसका दूसरा रूप देखिए, स्पीड क्या हो जाती, बढ़ जाती। स्पीड बढ़ जाती तो अब बॉल्स दूर दूर जाएंगी, क्योंकि बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है तो ये दूर दूर जाएंगी। तो एम आर ओमेगा देखिए, एम आर ओमेगा, जब ओमेगा बढ़ जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो जो स्लीव है मेरा अब वो और ऊपर जाएगा, क्योंकि जब बॉल्स दूर दूर जाएंगी तो अब इस बार ये वाला स्लीव ऊपर जाएगा, ठीक है। स्लीव कहां जाता मेरा, स्लीव ऊपर की तरफ जाता। स्लीव अगर ऊपर की तरफ जाता तो अगर स्लीव अब ऊपर जाएगा तो इस बार बेल क्रैंक लीवर नीचे जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन करते देखिए हम, इस क्वेश्चन क्या है, गवर्नर बेसिकली वर्क्स टू, गवर्नर क्या करता है, अभी अभी हमने देखा कि गवर्नर स्पीड को एक स्पेसिफाइड लिमिट में ला तो रहा है, लेकिन क्या कंट्रोल करके, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके। यही तो हो रहा है कि जब लोड घट या बढ़ रहा है तो उस हिसाब से वो फ्यूल सप्लाई को भी घटा या बढ़ा दे रहा है। कि जब लोड बढ़ा, लोड बढ़ने की वजह से स्पीड कम हुआ तो वो फ्यूल सप्लाई को बढ़ा दे रहा है, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। तो क्या करता है, कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई। क्लियर। देखिए वॉट गवर्नर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज अ वॉट गवर्नर। जो हमने अभी सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्लीव का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसमें आप देखो अगर जो स्लीव मेरा ऊपर या नीचे जा रहा था, जब बॉल्स हमारी बाहर जा रही थी या बॉल्स हमारी अंदर की तरफ आ रही थी, जो आर्म लगा था, तभी तो उसकी वजह से स्लीव ऊपर या नीचे जा रहा था। तो बॉल्स फैल रही थी या पास क्यों आ रही थी, क्योंकि उन बॉल्स पर रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉल्स पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ही हमारा स्लीव या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, इसलिए उसको हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। अब इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वॉट गवर्नर। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं वॉट गवर्नर। इट इज बेसिकली अ कोनिकल पेंडुलम विद लिंक्स अटैच्ड टू अ स्लीव ऑफ नेग्लिजिबल मास। कह रहा है इट इज बेसिकली अ कोनिकल पेंडुलम विद लिंक्स अटैच्ड टू अ स्लीव ऑफ नेग्लिजिबल मास। कह रहा है इसमें जो स्लीव का मास होता है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। वॉट गवर्नर के केस में जो स्लीव का मास होता है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। एजम्पशन क्या है कि लिंक्स के और जो स्लीव के मास होंगे वो मासलेस होंगे, उनका कोई मास नहीं होगा। स्लीव इज अ फ्रिक्शनल लेस, कि जो स्लीव होगा वो भी फ्रिक्शनल लेस होगा, उस पर कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा होगा। मतलब हमारे जो आर्म्स लगे थे जिस पर बॉल्स लगी हुई थी, अगर मैं अब पीछे वाले जो फिगर जिसको मैंने रफ कर दिया था, पीछे वाले फिगर पे आए हम, इसको देखिए, ये जो बॉल्स हैं, तो बॉल्स किस पे लगी हुई हैं, इस आर्म पे लगी हुई है ना, तो ये आर्म का मास हम नहीं मानेंगे,
जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि कोई भी बॉडी है तो उसका मास होगा ही होगा, और ये जो स्लीव है इसका भी कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा। लेकिन इन केस ऑफ ये जो स्लीव है यहां पर, इन केस ऑफ व्हाट गवर्नर, हम क्या मानेंगे कि इस आर्म का या लिंक का कोई मास नहीं है, स्लीव का कोई मास नहीं है, और यहां पर स्लीव में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं होता। तो व्हाट गवर्नर में हमारा एजम्पशन क्या है? हमारा एजम्पशन ये है कि लिंक्स और जो स्लीव हैं वो मासलेस हैं। दूसरा, जो स्लीव है दैट स्लीव इज फ्रिक्शनल लेस, जो स्लीव है हमारा वो क्या है? वो फ्रिक्शनल लेस है। क्लियर? देखिए सिंपल, ये कोनिकल टाइप है, मतलब ऊपर हमने यहां पर जहां पे हिंज कर रखा है ये दो बॉल्स लगी हुई हैं, जो आर्म, ये है आर्म, ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया आर्म, और इस आर्म पर हमने दो बॉल्स लगा रखा है, एक बॉल यहां पर है, दूसरी बॉल यहां पर है। ठीक है, ये एक बॉल यहां पर हो गई, एक बॉल यहां पर हो गई। अब देखिए क्या है, ये बॉल को मैंने किससे अटैच किया था? ये जो एक और लिंक निकली थी यहां पर हमने स्लीव अटैच किया हुआ था इस तरीके से। ये देखिए पीछे वाले फिगर में, ये जो ये आर्म निकली हुई है इससे हमने क्या अटैच किया हुआ है? स्लीव। तो यहां पर स्लीव को इस तरीके से दिखाया गया है, यहां पर स्लीव जुड़ा हुआ है। अब ये जो बॉल्स हैं, इन बॉल्स पर रोटेशन की वजह से क्या लग रहा है? इन बॉल्स पर रोटेशन की वजह से देखिए ये जो स्पिंडल की एक्सिस है वो सम ओमेगा से घूम रही है, तो इस बॉल्स पर बाहर की तरफ क्या लगेगा? बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर। ये जो बॉल है इस बॉल पर बाहर की तरफ लग रहा होगा mr ओमेगा स्क्वायर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा। देखिए हमने किसके किसके वेट को नेग्लिजिबल माना है? हमने स्लीव के मास को नेग्लिजिबल माना है, और जो लिंक्स हैं हमारी, आर्म हो गया, बेल क्रैंक लीवर हो गया, इन सब के मास को हमने मासलेस माना है। लेकिन बॉल का मास है, इस बॉल का कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, अब देखिए तो ये mr ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ लग रहा है, mg क्या लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। ये जो आर्म यहां पे जुड़ा हुआ है लिंक, ठीक है, इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उस टेंशन का नाम हमने रखा टी। उस तनाव, उस टेंशन को हमने बोला हुआ है टी। दिस एंगल इज अज्यूम्ड एज थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? क्लियर? अच्छा देखिए कोनिकल टाइप में ही अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट को अगर हम किसी पॉइंट पे ना रख के उसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर दें, मतलब ये इस बार यहां से हमने ये हिंज पॉइंट लिया हुआ है यहां से, तो अगर यहां से हिंज पॉइंट लेंगे तो हमें एक्चुअल में जो हिंज पॉइंट चाहिए होगा वो वहां से चाहिए होगा जहां पर वो दोनों आर्म एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। देखिए दोनों आर्म एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहीं से हम अपने h की कैलकुलेशन करेंगे। h क्या होगा? h इज द हाइट ऑफ द बॉल। अब देखिए अगर आप यहां के बजाय यहां से हिंज करोगे, मतलब यहां से हमने एक हिंज कर दिया, एक हिंज यहां लगा दिया, एक हिंज बॉल का यहां लगा दिया, अब इस बार हिंज यहां से ना होके यहां से है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेशन में हिंज वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा? जहां पे दोनों आर्म, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक दूसरे को कट करेंगे, एक्चुअल में हमारा h वहां से कैलकुलेट होगा, h हमारा इस बार यहां से कैलकुलेट होगा, और पिछले वाले केस में भी यहां से। तो देखिए h यहां से कैलकुलेट हो रहा है, और इस वाले केस में भी यहां, इस वाले पॉइंट से जहां तक बॉल की डिस्टेंस है वही होगा हमारा h। अभी हम h देखेंगे आगे क्या है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें देखिए एक आर्म ये आ रहा है, दूसरा आर्म इस तरीके से जा रहा है, तो दोनों आर्म ने एक दूसरे को जहां पर कट किया वही होगा हमारा h, वही होगा हमारी जहां बॉल की डिस्टेंस। और ये आपको समझ में आ ही रहा है कि mr ओमेगा स्क्वायर, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और mg इसका वेट लग रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसको हम बोलते हैं ओपन टाइप आर्म, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस, क्योंकि इस तरीके से क्रॉस होता है ना, ये क्रॉस का साइन बना रहा है। तो देखिए क्या ये आपको इतना, अगर आप पार्ट देखो ये क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा है आपको, और ये ओपन टाइप है, यहां पे कोई क्रॉस नहीं बना हुआ है। क्लियर है? और ये सिंपल कोनिकल टाइप का एग्जांपल है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ अ गवर्नर क्या होता है? हाइट ऑफ अ गवर्नर
इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। मतलब यहां पे जो हमारा सेंटर ऑफ द बॉल है, ये जो हमारा सेंटर ऑफ द बॉल है, उस सेंटर ऑफ द बॉल से वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है। कहां तक की वर्टिकल डिस्टेंस? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल टू अ पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ द आर्म्स इंटरसेक्ट ऑन द स्पिंडल एक्सिस। ये जो आपको स्पिंडल एक्सिस दिखाई दे रही है, दिस, ये जो डॉट डॉट लाइन से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं स्पिंडल एक्सिस। तो दोनों आर्म एक्सटेंड करने पर इस तरीके से एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहां तक की आपको वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है। कहां से? बॉल के सेंटर वाले पॉइंट से। वही होगा हमारा हाइट ऑफ गवर्नर। बात समझ में आई? जो हर बार हम हाइट ऑफ गवर्नर ले रहे हैं, वो हाइट ऑफ गवर्नर एक्चुअल में होगा क्या? दोनों आर्म एक दूसरे को स्पिंडल एक्सिस पर जहां पर भी कट करेंगे वहां तक की वर्टिकल डिस्टेंस, और कहां से लेनी है? बॉल के सेंटर वाले पॉइंट से। तो देखिए, इस बार दोनों आर्म एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं, तो इस बार एच हमारा ये हो जाएगा। इस बार एच हमारा, दोनों आर्म एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं, तो एच हमारा ये हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो वही होगा हमारा हाइट ऑफ गवर्नर, वही हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ गवर्नर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और इसको डिनोट कैसे करेंगे? एच से। उसके बाद देखिए, इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है? इट इज द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल्स आर्म्स एटसेट्रा आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड द स्लीव डज नॉट टेंड टू मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। मतलब इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब ही होता है इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन मतलब जब गवर्नर हमारा एक मीन स्पीड पर रोटेट कर रहा होगा, मतलब जिस वक्त हमारा स्लीव ना ही ऊपर मूव कर रहा है ना ही नीचे जा रहा है। स्लीव हमारा स्टेशनरी पोजीशन पर है, स्लीव ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। उस वक्त हमारे गवर्नर की जो भी स्पीड होगी, जिस भी स्पीड पर वो रोटेट कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? देखिए इसमें लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज द स्पीड, इट इज द स्पीड एट विच, इट इज द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल्स आर्म्स एक्सेट्रा आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। किसमें होंगी ये? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होंगी। एंड स्लीव डज नॉट टेंड टू मूव, मतलब जो हमारा स्लीव है वो मूव ना करे। कहां पे ना मूव करे भैया? कहां पे ना मूव करे? ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे जाए। तो उस वक्त हमारे गवर्नर की जो भी स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड। क्या ये बात समझ में आई? उस वक्त हमारे गवर्नर की जो भी स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड। क्या इतना क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए। For a governor running at a constant speed, the force acting on the sleeve is। कह रहा है अगर गवर्नर हमारा कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है, तो देखिए जरा, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती है, तो अगर स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। और अगर एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt और v कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू होता है m इंटू a। और अगर ये एक्सेलरेशन 0 हो गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? उस पर 0 फोर्स लग रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर v कांस्टेंट हो गया तो a एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो f भी कितना आ जाएगा? 0। तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? 0 फोर्स। चलिए इसको देखते हैं। स्लीव लिफ्ट क्या है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस विच स्लीव ट्रेवल्स ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। मतलब देखिए, जब लोड घट या बढ़ रहा था हमारे इंजन पर, जिसकी वजह से बॉल्स या तो पास आ रही थी या तो दूर जा रही थी, और जिसकी वजह से स्लीव या तो ऊपर जा रहा था या तो नीचे जा रहा था, तो स्पीड में चेंज होने की वजह से स्लीव जितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा?
स्लीव या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। तो स्पीड बदलने की वजह से स्लीव जितना ऊपर जाए या जितना नीचे जाए, तो जितना उठा या जितना नीचे गया उसी को हम बोलेंगे स्लीव लिफ्ट। ये बात समझ में आई? क्या लिखा है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस विच स्लीव ट्रेवल्स ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। क्या है? इक्विलिब्रियम स्पीड चेंज होने की वजह से, मान लीजिए गवर्नर किसी स्पीड पे रोटेट कर रहा है, इंजन पर लोड आपने बदल दिया, लोड बदला तो स्पीड बदली, स्पीड बदलने की वजह से बॉल्स पास पास आएंगी या तो दूर दूर जाएंगी, और बॉल्स की पोजीशन में चेंज होने की वजह से स्लीव की पोजीशन चेंज करेगी। तो जो स्लीव उठेगा या नीचे जाएगा, या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा, तो जितनी वर्टिकल डिस्टेंस से मूव करेगा उसी वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? उसी वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे क्या? दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज हमारा होगा स्लीव लिफ्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए एम क्या है, अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। एम क्या है? मास ऑफ ईच बॉल। जो बॉल्स हैं हमारे उसका मास, उसको हमने बोला एम। एच क्या है? हाइट ऑफ ईच बॉल। आपको हाइट ऑफ बॉल समझ में आ गई? ठीक है, हाइट ऑफ ईच बॉल या गवर्नर हाइट जिसको हम बोलते हैं, कि जहां पे दोनों आर्म्स ने एक दूसरे को कट किया वहां से बॉल के सेंटर की वर्टिकल हाइट जो होगी उसी को हम एच बोलेंगे। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ ईच बॉल। ठीक है, तो मतलब जब आप एम में जी का मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो वेट बन जाएगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आर्म्स और द स्लीव, जो एंगुलर वेलोसिटी जिससे रोटेट कर रहे हैं। टी क्या है? टेंशन इन द आर्म, और आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस ऑफ द बॉल सेंटर फ्रॉम स्पिंडल एक्सिस। मतलब इसमें आप देखो, आपको आर समझ में आएगा। ये जो आर है, जो बॉल है वो इस स्पिंडल एक्सिस से जितनी दूरी पर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आर। ठीक है, जो बॉल की पोजीशन है स्पिंडल वाली एक्सिस से जितनी दूरी पर होगा उसी को हम बोलेंगे आर। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए अगर हम यहां पे फॉर्मूला डेराइव करें, द मास एम एट ए इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन, वेट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन टी, यहां पे टेंशन कैपिटल टी होगा, इन द अपर लिंक, दस इक्विलिब्रियम ऑफ द मास गिव्स हाइट ऑफ गवर्नर। कैसे निकालेंगे? देखिए इस फिगर को यहां पे मैं बना रहा हूं, देखिए इसको मैं क्लियर करके यहां पे फिगर बनाता हूं, इस वाले फिगर को। ठीक है, इस वाले फिगर को जरा देखिएगा। ये स्पिंडल एक्सिस जा रही है, यहां पे स्लीव लगा हुआ है, तो मैं किसी एक साइड के मास को ही ले रहा हूं। ये मास हो गया, मास ऑफ द बॉल। ये टेंशन टी हो गया, अगर इसको मैं थीटा बोल दूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये टेंशन टी हो गया। अब देखिए इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, इस पे एक फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितना? एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा एम इंटू जी। इतना समझ में आया? एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, और टेंशन टी। तो देखिए अगर इसको मुझे बॉल को कंप्लीटली बैलेंस कंडीशन में अगर हम ले लें, दस इक्विलिब्रियम को अगर हम कंसीडर करें ऑफ द मास, तो कैसे हम निकाल सकते हैं रिलेशन को? देखिए इस टी के कंपोनेंट करिए तो इस टी के दो कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? देखिए एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, इधर इस वाली डायरेक्शन में, इधर क्या आ जाएगा? क्या इधर टी साइन थीटा आएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करने पर क्या लिखेंगे हम यहां पर? टी कॉस थीटा ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में बैलेंस करिए इसको, क्या हो जाएगा? एम इंटू जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करिए, तो राइट हैंड साइड में क्या लग रहा है? टी साइन थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लग रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। बैलेंस करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा। यहां पे हो गया ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां कितना हो जाएगा, एम इंटू जी। एम से एम कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, ये कितना बन गया, टेन थीटा बन गया, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये कितना बन गया, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आया ये, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब यहां पे टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए टेन थीटा कैसे निकालेंगे। अच्छा, क्या ये डिस्टेंस आपको पता है क्या है, अगर ये मैं बॉल मान लूं, ये मैंने हाइट, ये मैंने आर मान लिया, तो इस वाली हाइट को मैंने क्या बोला था, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। इस वाली हाइट को मैंने क्या बोल रखा है, इस वाली हाइट को, ये हाइट क्या है, इसी को तो मैंने एच बोल रखा है। अरे यार एच क्या है, हाइट ऑफ द ईच बॉल, और हाइट ऑफ बॉल क्या होता है, इस वाले पॉइंट से बॉल के सेंटर की वर्टिकल डिस्टेंस। तो अगर यहां से हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, इसी को तो हम एच बोल सकते हैं ना, ये दिस डिस्टेंस इज एच। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, आर बाई एच। टेन थीटा कितना हो जाएगा, आर बाई एच। इस वाले को टेन थीटा को उठा के यहां पे रख दीजिए, रखिए जरा यहां पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एच वहां से रखिए, तो ये हो जाएगा आर बाई एच डिवाइडेड बाई आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो आर से आर कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू देखिए कितना आ गया, इसको एच की वैल्यू को जरा कैलकुलेट करिए। एच की वैल्यू, एच को ऊपर ले जाएंगे, जी नहीं, यहां आ जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है, एच इज इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, या इसको सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगर आप, अब देखिए यहां पे ओमेगा है और यहां पे n है, मतलब आप समझ गए कि ओमेगा की जगह क्या रखा गया है, n जो है यहां पे आरपीएम में है, और ओमेगा यहां पर रेडियन पर सेकंड में है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ये चीज का काम हो गया। इसको देखिए, यहां पे जो हमने डेरिवेशन डिराइव किया है, इसको आप सिंपल फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो, G इज इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर, याद रखने के लिए। अब देखिए यहां पे जो ओमेगा है, दिस ओमेगा इज इन रेडियन पर सेकंड, ये जो ओमेगा है ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है, और ये वाला जो n है, ये वाला n आरपीएम में है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आप समझ गए कि जब हम ओमेगा की जगह 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 रखेंगे तो इस फॉर्मूले में n आ जाएगा। मतलब इसी फॉर्मूले में जब आप ओमेगा की जगह 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 रखेंगे तब आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन कहां से आया, 895 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। जब आप ओमेगा की जगह 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा 895 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। क्लियर। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर रेफरेंस टू द गिवन फिगर, ठीक है। इस गिवन फिगर के लिए कौन सा इक्वेशन इसमें से सही है, ठीक है। तो इसको आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन है प्रोएल का, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रोएल गवर्नर का। जब हम प्रोएल गवर्नर पढ़ेंगे तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप होमवर्क रखिए, इसको नोट करिए, होमवर्क फॉर प्रोएल गवर्नर, ठीक है। तो जब हम प्रोएल गवर्नर पढ़ेंगे उस वक्त आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए यहां पे क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में करवाना चाहता हूं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को क्लास में कराया जा सके, तो जिसमें से मैं कुछ आपको होमवर्क दे दूंगा, कुछ मैं सॉल्व करा दूंगा, कुछ हम क्वेश्चन आंसर शीट में पढ़ेंगे। इस तरीके से जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो ज्यादा हो जाएंगे। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो वो बाद में आप कॉन्टेक्ट करिएगा, हम सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। तो इसको जब हम प्रोएल पढ़ेंगे तब करेंगे, तो इसको हम प्रोएल पढ़ने के बाद सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ व्हाट गवर्नर इफ एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल इज 100 रेडियन पर सेकंड। कह रहा है अभी हमने क्या पढ़ा, G इज इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर पढ़ा, या H इज इक्वल टू हमने G डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर पढ़ा। कह रहा है हाइट ऑफ गवर्नर बताना है, G की वैल्यू कह रहा है 10 है, और ओमेगा देखिए रेडियन पर सेकंड में दे दिया 100, और यहां पे आप करो 100 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 4, कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3, किस में आ जाएगा ये मीटर में। तो 1 मीटर बराबर 1000 mm, तो कितना हो जाएगा ये 1000 डिवाइडेड बाई 1000 mm, तो कितना आ गया, कट आउट होके यह आ जाएगा 1 mm, ठीक है।
आंसर कितना आ गया 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ द वॉट गवर्नर व्हेन हाइट, कह रहा है वॉट गवर्नर की एंगुलर स्पीड बतानी है। देखिए रेडियन पर सेकंड में निकालना है तो आप याद रखो G इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाइट आपको गिवन है तो G की वैल्यू आप क्या ले लीजिए 10 ले लीजिए। H आपको क्या करना है, हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर हुआ और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, क्या करिए इसको 10 को नीचे ले जाइए, 0.2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 10 से इसको पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, डेसिमल हटा यहां पे और ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50, और जब आप ओमेगा लोगे अंडर रूट 50 तो 50 का जो अंडर रूट आएगा नियर अबाउट लगभग 7 के करीब आएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या 7 रेडियन पर सेकंड। 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा लेकिन वो 7 के बहुत करीब है, ठीक है। इन वॉट गवर्नर हाइट क्या होता है, देखिए G इज इक्वल टू हमने एच ओमेगा स्क्वायर पढ़ा, या H इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर पढ़ा, या एक और फॉर्मूला पढ़ा है G इज इक्वल टू 895 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यही तो पढ़ा है हमने। तो देखिए जो हाइट है वो क्या है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, स्पीड के स्क्वायर के। हाइट क्या है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही है इसमें से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ये गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, एच क्या है इनवर्स है ना एन के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेविटी कंट्रोल टाइप गवर्नर। तो ग्रेविटी कंट्रोल टाइप गवर्नर मतलब जिसमें ग्रेविटी फोर्स का यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या हमने बॉल पे दो तरीके के फोर्स नहीं पढ़े, एक हमने पढ़ा mr ओमेगा स्क्वायर, यहां पे टेंशन टू फोर्स टी पड़ा, और यहां पे mg। तो mg फोर्स ग्रेविटी फोर्स ही तो होता है, वेट। तो ये किसमें पढ़ा था, ये हमने वॉट गवर्नर में क्या नहीं पढ़ा, ये हमने किसमें पढ़ा है, वॉट गवर्नर में ही तो पढ़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा वॉट गवर्नर। क्लियर। क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ द गवर्नर इंक्रीजेस, कह रहा है जब स्पीड हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए G इज इक्वल टू हमने पढ़ा है H ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या H इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या होता है, जब आप स्पीड को बढ़ाओगे, जब आप स्पीड को बढ़ाओगे तो H कम ही तो होगा। तो देख लीजिए क्या लिखा है, व्हेन द स्पीड ऑफ द गवर्नर इंक्रीजेस हाइट ऑफ द गवर्नर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, गलत, हाइट तो डिक्रीज हो रही है, हाइट ऑफ गवर्नर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस। हाइट तो डिक्रीज हो रही है लेकिन रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, अभी इसको हमको देखना पड़ेगा। हाइट ऑफ द गवर्नर डिक्रीजेस, हाइट ऑफ द गवर्नर इंक्रीजेस, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हाइट ऑफ द गवर्नर इंक्रीजेस लिखा है इसमें, जबकि हमने देखा है कि स्पीड बढ़ने पर क्या होगा, हाइट ऑफ द गवर्नर विल डिक्रीज, स्पीड बढ़ने पे, ठीक है। अब आर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक जनरल सा आप सेंस लगाओ। देखिए मैंने बोला कि जब आप स्पीड को बढ़ाते हो, जब आप स्पीड को बढ़ाते हो तो बॉल्स एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर ही तो जाती हैं। जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो बॉल जो आर्म्स थे जिस पर लगी हुई थी बॉल्स, इस तरीके से ये स्पिंडल एक्सिस हो गई, यहां पे बॉल्स लगी थी। तो जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो mr ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन पर जब फोर्स बढ़ेगा, बाहर जाएगा, तो ये बॉल्स एक दूसरे से और दूर ही तो जाएंगी, और स्पिंडल एक्सिस से जो सेंटर ऑफ द बॉल की दूरी होती है उसी को तो आर बोलते हैं। तो स्पीड बढ़ाने पर जब बॉल और दूर जाएगी स्पिंडल एक्सिस से तो आर क्या होगा, आर तो हमारा बढ़ेगा। बात समझ में आई। तो जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो बॉल्स स्पिंडल एक्सिस से और दूर जाती हैं जिसकी वजह से आर बढ़ता है। इसका मतलब स्पीड बढ़ाने पे क्या क्या होगा, आर तो बढ़ेगा और एच क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में गिवन है, हाइट ऑफ द गवर्नर एंड रेडियस ऑफ द रोटेशन दोनों डिक्रीज होता है, नहीं,
हाइट ऑफ द गवर्नर डिक्रीजेस, हाइट तो कम होगा लेकिन रेडियस इंक्रीज करेगा, बट रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द हाइट ऑफ द वार्ड गवर्नर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। अभी अभी हमने देखा, अरे यार G इज इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर, तो H प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। द वेरिएशन इन H is appreciable for low values of speed n, and as the speed n becomes larger the variation in H becomes very small। देखिए ये इसका टोटल ये कहना चाह रहा है, टोटल ये कहना चाह रहा है कि देखिए G इज इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर या H इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। कह रहा है कि अगर आप ओमेगा की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दो, वेरी लार्ज, अगर आप स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो जो H में चेंज होगा, जो H में वेरिएशन होगा, जो H में वेरिएशन होगा वो वेरी लेस हो जाएगा, क्योंकि H क्या है? H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के। तो जब आप ओमेगा को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो H में जो वेरिएशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब हम n को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, n बिकम्स वेरी लार्ज, तो जो H बिकम्स वेरी लेस। ये तो आप सीधा रिलेशन से देख सकते हो। क्लियर? हेंस द गवर्नर विल बिकम इनसेंसिटिव फॉर हायर स्पीड। मतलब कि जब आप स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो H में वेरिएशन ही नहीं आएगा। H क्या है? H है कि बॉल जो ऊपर वाले पॉइंट से, जहां पे दोनों आर्म ने एक दूसरे को कट किया है, उससे कितना ऊपर नीचे है। तो बहुत ज्यादा हायर स्पीड पे क्या होगा? बॉल्स मूव ही नहीं करेंगी तो हमारा स्लीव ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, और जब स्लीव ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो थ्रॉटलिंग अच्छे से नहीं होगी। जो थ्रॉटल वॉल्व ओपन हो रहा था या क्लोज हो रहा था वही सही से नहीं होगा। तो ये हमारा जो गवर्नर है ये हायर स्पीड पे क्या हो जाता है? इनसेंसिटिव, क्योंकि G इज इक्वल टू एच ओमेगा स्क्वायर से H इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो H बहुत कम हो जाएगा, तो हमारा जो गवर्नर है वो गवर्नर हमारा बन जाएगा इनसेंसिटिव। वो गवर्नर हमारा क्या बन जाएगा? इनसेंसिटिव। क्लियर? और ये कितनी स्पीड के लिए? सो वार्ड गवर्नर इज यूज, जनरली जो वार्ड गवर्नर को हम यूज करते हैं कितनी स्पीड के लिए यूज करते हैं? हम 60 से 80 आरपीएम के बीच यूज करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये डाटा वैसे लिखा गया है क्योंकि इसके ऊपर जाने पर ये इनसेंसिटिव बन जाता है। क्लियर? अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा पोर्टर गवर्नर। यहां तक हमने पढ़ा, पोर्टर गवर्नर को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा गवर्नर, गवर्नर का फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद हमने पढ़ा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म वार्ड गवर्नर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पोर्टर गवर्नर के साथ। तब तक आप यहां पे रिवाइज करिए।